नाम लियाकत शेख है। जब मेरे वालिद ने अपने दोस्त सुल्तान से शादी कर ली तो क्या हुआ? काज़मी ने कहा कि मेरी बेटी मरियम मैंने अपनी तरबियत मुकम्मल कर ली है और मैं इसलिए वो चोरी का नारा लगाना चाहती है। अब नवीद का पता दें। हमने उनका इंटरव्यू किया। मुझे तकरीबन 3 साल पहले लाहौर जाना है। ये वो वक्त था जब मरियम MA का इम्तिहान देकर घर वापस आई थी। घर वालों ने मदद की दरख्वास्त की, बहुत समझाया कि इसकी हाँ किया है। एक कमी है जिसे वो पूरा करना चाहती है, लेकिन वो ना मानी और नौकरानी की खिदमत पर इसरार किया। बिलाखिर उसके घर वाले इसकी जिद को कबूल करने पर मजबूर हो गए। मजीद ये कि मरियम को सरगोधा से ही शिकस्त तस्लीम करनी पड़ी। किसी भी नौकरी के लिए ऑनलाइन दरखास्त दें। इंटरव्यू के लिए दरखास्त दी। इंटरव्यू के लिए लाहौर बुलाया गया। वलीद साहिब ये लेकर मरियम के अबू के पास आए। मुझे मालूम था कि मैं लाहौर में रहता हूं। वो मेरे अबू को लाहौर में क़याम के लिए ले गए। इससे कहा कि मुझे इसके पास रहने दो। अबू ने मुझसे बात की, जिस पर मैं उनसे कहा कि जब चाहिए उनका है। जिस घर में वो मरियम के साथ लाहौर आए थे, ये अक्टूबर और नवंबर के महीने होंगे, जब मरियम और उसका बाप सुबह सवेरे अपनी गाड़ी में मेरे पास आया। घर आकर मुझे उनकी आमद के बारे में बताया। मेरे वालिद ने रात पहले मुझे खबरदार किया था। मैं उनका इंतजार कर रहा था कि वो कब आएंगे। मैंने जाकर अपने नौकर को नाश्ता दिया, देने का कहा और शाम को खुद ऑफिस चला गया। जब मैं घर आया तो मेरी उन लोगों से गुफ्तगू हुई। लोगों ने इंटरव्यू में बताया कि बहुत से उम्मीदवार थे और मरियम ने कल फिर आना था। बताया जाता है कि गुफ्तगू के दौरान मैंने भी मरियम से ज्यादा गुपशप की। गुफ्त ओ शनीद और नाराज होने की कोशिश नहीं की। वैसे भी मरियम में कोई खास बात नहीं। काश मैं इसमें मजीद दिलचस्पी लेता। आम चेहरे और हैत का मालिक गलत इंसान है। लाली थी लेकिन इसमें कुछ खास था। इसका कद इसे दूसरी लड़कियों से मुख्तलिफ बनाता था। अगर वो खड़ी होती तो वो तकरीबन 5 फुट 89 इंच होती। इसका कद मेरा कद के बराबर लग रहा था। इसकी ऊंचाई से फुट 10 इंच के अलावा कोई नहीं है। कोई खूबी नहीं थी जिसे बयान किया जा सके। इसकी उम्र तकरीबन 222 साल होगी। 10 बजे के करीब मैंने उन्हें सोने के लिए कहा। इजाजत ली और अपने कमरे में आकर सो गया। अगले दिन चला गया। ये इस पर तुलू हुआ कि वो लोग शाम को इंटरव्यू के लिए रवाना हो गए। मैं दफ्तर से वापस आया तो मालूम हुआ कि मरियम मुंतखब किया गया है और वो जल्द आ रहा है। से बैंक में शामिल होना। मैंने मरियम और उसके वालिद से कहा। मरियम को नौकरी मिलने पर मुबारकबाद। वो बहुत खुश थी, जबकि इसका बाप था। इस रात हमारी गुफ्तगू में ज्यादा खुशी नहीं थी। इस दौरान मरियम के वालिद का कहना था कि लाहौर में। मरियम कहाँ रहेगी तो मैंने इसे कहा। उन्होंने कहा कि लाहौर में ख्वातीन के हॉस्टल काफी है, मजीद जहां मरियम आसानी से रह सकती है। मिल सकता है, लेकिन मरियम के वालिद ज्यादा हैं। वो मुतमईन नहीं थे। उन्हें मेरी तरफ से तसल्ली हुई। इसके बाद इसने मरियम को हॉस्टल में रहने दिया। उन लोगों को अगले 2-3 दिन की इजाजत दे दी। हॉस्टल में खाली जगह तलाश करने के लिए मैंने ये वक्त भी उन लोगों के साथ गुजारा। बहुत मदद की, लेकिन कोई अच्छा हॉस्टल नहीं। मुझे हर जगह से फौरन जगह नहीं मिल सकती थी। नाकामी के बाद मरियम के चचा मायूस हो गए। इसने मरियम से कहा कि जब तक कोई अच्छे हॉस्टल में रहने की जगह नहीं, मुझे वो नौकरी मिल जाती अगर मैं साइन अप न करती। मगर मरियम, उन्होंने कहा कि वो ये नौकरी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। वो चली गई तो इसके वालिद ने कहा कि फिर जब अपने फरमाया कि ठहरोगे, तो इसने फौरन कहा बशर्ते कि जब तक किसी अच्छे हॉस्टल में जगह हो। अगर वो नहीं मिली तो वो इस घर में रहेगी। मैं ये सुनकर बहुत हैरान हुआ, क्योंकि इससे मेरी प्राइवेसी खत्म हो जाती। लेकिन मैं सोते हुए खामोश हो गया कि इन लोगों से बहुत पुराना शनास आया है और मेरे इनकार पर वो मेरे अलावा पछताएंगे। तवक्को थी कि मरियम के वालिद भी करेंगे। इसे हम जिन्स परस्तों के साथ रहने की इजाजत है। अपनी तवक्कुआत से बिल्कुल भी दस्तबरदार नहीं होंगे। बकौल मरियम के वालिद ने भी ऐसा ही किया। इस पर मरियम ने अपने ख्यालात का इजहार किया। बोले, अबू, क्या हुआ कि मैं इस दुनिया में चंद दिन रह रहा हूं। मैं घर में रहूंगा, इसमें मेरा नुकसान हुआ है। जिस पर मरियम के वालिद को शिकस्त तस्लीम करनी पड़ी। इसने ये बात मेरे सामने फोन पर कही। मेरे वालिद के साथ किया, जिस पर उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है, मरियम चाहे तो सब हाजिर है।
नवीद बहरहाल अपनी जिंदगी जी सकता है, ये इसकी अपनी है। हॉस्टल के बजाय इस घर में रहना बेहतर है। वैसे भी मरियम की सारी जिंदगी कैसी जिंदगी गुजरेगी। क्या जॉब करना है, हर साल 6 माह में जॉब करना है। यहीं रहूं, मैं इसकी बातों से बहुत खुश हूं। मैं परेशान था, लेकिन मैं अपने वालिद से बात करना चाहता था। किसी भी हालत में किसी चीज से इनकार नहीं कर सकते। मैं इसकी जितनी मुखालफत करना चाहता था। दलाल अबू भी उनकी बातों को कोई ना कोई शक्ल दे देते हैं, यहां तक कि मुझे इसे मनसूख करने और नाफरमानी की सजा देने ना दें। मुझे इसके अलावा अलग से टाइटल मिल जाता। अगर मुझे इससे इत्तेफाक करना पड़ा तब भी मैं खामोश रहा। मरियम की रहाइश का मामला हल हो गया है, लेकिन ये लोग अगले ही दिन सरगोधा चले गए। मरियम को 2 हफ्ते बाद ही दोबारा आना था। 2 हफ्तों के बाद मरियम अपने वालिद के पास वापस आई। मोहतरमा के साथ दोबारा यहां आया। वलीद साहब 2 दिन LA में मेरे घर ठहरे। इस दौरान इसने मेरी आदत का भी करीब से जायजा लिया। देखता रहा कि इसकी बेटी वहां है या नहीं, कोई खतरा नहीं। इस दौरान इसने मरियम से कहा सुजुकी मेहरान गाड़ी खरीदी ताकि वो बसों और वैगनों में आसानी से दफ्तर जाया जा सकता है। धक्का देने के बाद वो वापस आ गया, सरगोधा गया, और वापसी पर मुझे मरियम का ख्याल रखने का मशवरा भी दिया। इसके जाने के बाद मैं अपने मामूल पर आ गया। मैंने अपने दिल से ये ख्याल निकाल दिया है कि ये घर में मेरे अलावा एक नौजवान लालकी भी थी। लेकिन मैं घर में ऐसा कोई काम नहीं करता जिसकी वजह से मुझ पर बचन होने का इल्जाम लगाया जाता है। ऐसा लग सकता था कि जब मरियम परेशान हो वो मैं कपड़े पहनता था। इस पर किसी को कोई एतराज नहीं था, नहीं हो सका। लेकिन सिर्फ 8-10 दिन बाद उसके कपड़े सूखने लगे और वो इसने कपड़ों का थैला उठाया जो वो सरगोधा से लाया था। जब मैंने अपने आप को नए कपड़े खरीदे, अगर वो पहनती है तो देखने वाले की नजरें इसको देखती है, लेकिन वो रुक जाती। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन मैंने इस बारे में कुछ जाहिर नहीं होने दिया। जब मैं इसकी तब्दीली का कोई नोटिस लेता हूं, काश मैं दफ्तर से जल्दी वापस आ जाता। मरियम के साथ ग्रुपशिप भी अक्सर होता है। मरियम ने कहा कि ग्रुपशिप का वजूद सियासत होता। यहां आने के बाद पहले दिन से खाना पकाना वक्त का काम लिया था। मरियम दूसरे काम सिर्फ बुरे नौकरों की तरह करती थी। इसने ये भी मेरे लिए एक नुक्ता बनाया, घर का खाना खाता हूं, कभी बाहर से खाता हूं। अगर वो खाना खा लेती तो इसे बहुत गुस्सा आता। पहले तो मैं हैरान हुआ, लेकिन मैं खामोश रहा। इसने मुझे शुरू में ही शुरू किया। नवीद, वो मुझे साहिब कहकर पुकारती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मरियम के लिए नवीद साहिब की बात खत्म हुई। नए नक्शे बिल्कुल पाकिस्तानी अदाकारा महविश हयात ऐसी थी। मैं समझ गया कि महविश हयात की है। दूसरी कॉपी थी और जैसे ही मैंने इसे देखा शहर में पकड़ा गया। मैं कुछ देर देखता रहा। कुछ ही दिनों में हम दोनों एक दूसरे के करीब हो गए। अपनी हैसियत की वजह से अक्सर इस हॉस्टल में घुल मिल जाते थे। मैंने जगह हासिल करने के बारे में पूछा तो उसने वो कहती है कि वो तलाश कर रही है और जल्द ही मुझे मिल जाएगी। एक दिन सादा खाना खाने के बाद मेरी गुफ्तगू हुई। इस दौरान फिर हॉस्टल के बारे में पूछने पर उसके मुंह से इसके खिलाफ अल्फाज निकले। मैंने ये सुनकर जवाब दिया कि मैं क्या अब जानते हैं कि मर्द की प्राइवेसी क्या होती है। ऐसा होता है, लेकिन आप अपना काम इसी तरह जारी रखें जैसे मैं यहां नहीं हूं। आपको इसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने जवाब दिया कि मेरा राजदारी इस हकीकत से ज्यादा अहम है कि नौजवान लड़का और लड़की एक घर में रहते हैं और इस पर लोग चीजें बनाएंगे, जिस पर उन्होंने मजीद हुरून के हवाले से बात की कि मेरी बीवी के होते हुए लोगों को बात करने दें। काजी इस पर राजी होगा। मैं इस रात काफी देर तक ये सुनकर खामोश हो गया। रात 11 बजे तक बातें होती रहें। अपने कमरे में चला गया और वो भी अपना बिस्तर ढूंढने कमरे में चली गई। लेकिन जैसे ही मैं चला गया, आज पहली बार में मेरे ज़हन ने इसके बारे में मुख्तलिफ अंदाज में सोचा। अजीब इरादे मेरे अंदर जन्म लेने लगे। मरियम की नई तस्वीर मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी है। अदाकारा महविश हयात उनकी तरफ देखने वालों की तरह थी। मैं इसके शहर में फंस गया। ठीक है, मैं उन सब ख्यालात को मनसूख किया और सो गया। अगले दिन हफ्ता था, मैं अभी ऑफिस में था। तभी मरियम ने अपने मोबाइल पर कॉल की। इसने कहा आज जल्दी घर आ जाओ, मैं भी कुछ खास बना रहा हूं। मैं अभी फारिग हुआ था कि घर पहुंचकर घर चला गया। मैं नहीं, मरियम गाजर की खीर बना रही थी। कौन जाने मुझे वो गाजर किसने बताई।
हलवा का जायका अच्छा है। और एक और जिस चीज ने मुझे हैरान किया वो मरियम के बारे में था। आज ये लिबास मेरी अलमारी से मेरा था। इसने काली टी शर्ट पहन रखी थी और मेरे घर पहुंचते ही इसने वही जैकेट पहन रखी थी। इसने कहा कैसी लग रही हो। कहा कि ये अच्छी बात नहीं कि कोई। इसने कहा अपने कपड़े निकाल कर पहन लो कि अब मैं कोई और नहीं इस घर की बेटी हूं और इस वक्त तक इस घर में सब कुछ मेरा भी है। ये मेरा हक है जब तक मैं यहां रहूं। लेकिन मैं खामोश हो गया। ठीक शाम 6 बजे हम दोनों ने 20 बजे के करीब रात का खाना खाया और फिर गुफ्तगू के दौरान मरियम ने कहा कि क्या हमें बरर से बात करते रहना चाहिए। मैं चिल्लू हूं, आज मैं शतरंज भी खेलता हूं। हामी भरली में शतरंज बहुत अच्छा खेलता है। मैं यहां हूं और काफी अरसे से मुझे मौका नहीं मिला। ये मेरी हाँ थी। लेकिन मरियम उठकर अपने कमरे में चली गई। मैंने वहीं से शतरंज उठाया जहां से मैं गया और हम खेलते रहे। ये मेरे लिए लाफानी शिकस्त की लानत थी। मरियम शतरंज की अच्छी खिलाड़ी थी। जहान स्टाइल में खेल रही थी जबकि मरियम जब भी कोई अक़दाम करती थी वो दिफाई पोजीशन में होती थी। वो इसके साथ चलती और चेक की आवाज निकालती। इसी वक्त वो अपने बाजू उठाकर हाँ चलाती। मैंने कुछ देर उसकी चाल के जवाब के बारे में सोचा। अगर वो देती तो वो फौरन एक नई चाल खेलती और दोबारा चेक दे देती। वैसे कोशिश करने के बावजूद ये पहली बार है। हारने के बाद दूसरा गेम शुरू होता है। वो शुरू हुई तो कहने लगी इस तरह खेलने में कोई मजा नहीं है। कोई आएगा और चिल्लू शर्त लगाते हैं। मैंने कहा। इसने कहा जो भी शर्त लगाना चाहती थी वो दोनों के लिए चाय खो देगा। मैं बनाऊंगा। मैंने हाँ कहा और शर्त लगाई। अब मदर मरियम की बात शुरू हो गई है। मुकद्दर बनी और मैंने मरियम को बताया चिल्लू जल्दी से चाय बनाकर मेरे पास ले आओ। बसो उठकर किचन में चली गई। मैंने आवाज दी दूध और पत्ते बनाए। चाय नहीं लेना। चंद लम्हों के लिए खामोशी से चली गई। बाद में वो वापस आई और कहा कि दूध नहीं है। मैंने धीमी आवाज में इसे बताया कि घर में दूध से बनाएं। लेकिन शायद इसने सुना हो। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी और बोली क्या कहा। मैंने मौजू बदलते हुए कहा कि मेरा इसका मतलब है कि अगर मैं खुश्क दूध से केक बनाऊं तो कहो। मैंने सोचा कि खुश्क दूध कहाँ है और उससे पूछा। अगर वो किचन में अहमकों की तरह पड़ा है तो वो फिर वो चला गया और चंद लम्हों बाद वापस आया और कहने लगी कि मुझे नहीं मिल रही, आकर मुझे दे दो। मैं उठकर उसके साथ किचन में चली गई। इसने कंटेनर से खुश्क दूध का पैकेट निकाला। ये किया और वापस आने लगा। इसने मुझे बताया। इसने मुझे बाजू से पकड़कर कहा जब तक मैं चाय बनाता हूं यहीं रहूं, फिर इकट्ठे आओ। चिल्लू आज इसने मुझे पहली बार छुआ था। खैर मैंने इसकी हरकतों को भी नजरअंदाज कर दिया। गया और किचन में इसके साथ खड़ी हो गई। इसकी पुश्त मेरी तरफ थी जबकि मैं इसके पीछे था। खड़ा था। इसके बाल अभी तक गीले थे। चाय के लिए केतली में पानी खिल रहा था। मैं गर्म हो रहा था कि अचानक इसने मुझसे कहा किया मुझे नहीं मालूम कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। ये सुनकर इसे झटका लगा। वो मुझसे क्या कहे। तुम सिर्फ मेरे मुंह से ये अल्फाज चाहते थे। मैं बाहर निकल सकता था। मैंने पूछा कि क्या आपको कोई मसला है। मेरे अब दोस्त हैं। क्यों नहीं। ये कैसे मुमकिन है। तुम इतने खूबसूरत क्यों नहीं हो सकते तुम जैसे आदमी के साथ कोई हवस। मैंने आपसे कहा था कि आप दोस्त बनना पसंद करेंगे। मैं ना चाहूं तो भी शिकार को देखकर करूंगा। यूं लगा जैसे इसने मेरी बात सुनकर तीर छोड़ दिया हो। सांप सो गया और उसने क्या पूछा। मैंने गर्म लोहे को एक और ज़रब दी है और साथ ही इसे कंधों से पकड़कर उसके गिले लग गए। मैंने इसका चेहरा अपनी तरफ किया और शर्म से सुर्ख हो गया। हो रहा था। कान भी सुर्ख हो रहे थे। आंखें नीची थीं और एक हाथ अपने चेहरे पर उंगली के बाल में अपने बालों को कानों के पीछे टकरा रहा था। जब मैंने तीसरी बार अपना सवाल दोहराया सबसे पहले इसके मुंह से हल्की सी आवाज निकली। अब वो नजरें नीची किए खड़ी थी। मुझे भी फौरन ही इसकी हालत पसंद आने लगी। लेकिन मैंने खुद पर काबू रखा और उससे कहा चाय में इसकी अहमियत केतली में उबलते हुए पानी जैसी है। इसने मुझे एक तरफ कर दिया और खुद कमरे में आ गया। इस वक्त तक बिसात एक बार फिर बिछाई गई। मुझे एक चेक दिया लेकिन यह सिर्फ एक चेक है। ये नहीं था लेकिन यह चेक और मेक था। अब इसका मजीद कोई हरकत नहीं की जा सकती थी। अब बेहतर था। मैं अपने बादशाह को खुद गिराना चाहता था।
मैं इसकी जीत के बारे में मासूम नहीं था, लेकिन मैं चाहे अपनी जीत पर खुशी महसूस करने लगी मौजूद है। अचानक अपनी आवाज से बिसात से टकराया, आंख लग गई और मैंने इसके हाथ से चाय ले ली। मैंने कप पकड़ा तो वो आकर मेरे सामने बैठ गई। मैंने चाय की चुस्की लेते हुए इसकी तरफ देखा। जीत की खुशी और उसके चेहरे पर सुकून, कोई और खेल होना चाहिए, इसने मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने खेलने से पहले हार मान ली। जब मैंने जवाब दिया तो एक बार फिर मेरा दावे की चाल आजमाई, शायद कुछ काम आए। नहीं, मेरा काम हारने के बाद ही हुआ, कहा और चाय का कप एक तरफ रख दिया। और फिर अब मैं शतरंज के टुकड़ों को सीधा करना शुरू करता हूं। मैं पुरानी शिकस्तों के जख्मों से नहीं खेलूंगा। तुम मुतमईन नहीं हो, तुम मुझे फिर से हराना चाहते हो। हाँ, खेलो और मुझे शिकस्त देकर अपनी शिकस्त का बदला लो। ये सुनकर मैंने भी चाय पी। कप को एक तरफ रखें और अपने टुकड़ों को सीधा करें। अब सोचता हूं कि इसके लिए क्या हालात होंगे। इसने सवालिया नजरों से देखते हुए ये शर्त रखी, लेकिन तुम जीतोगे तो मैं मोहब्बत का खेल खेलूंगा। पावहार तो मैं की परवीन शाकिर का है, शेर ने कहा। मैं इसकी चाल देखकर हंस पड़ा। मैं भी इसका इंतजार करने लगा। जैसे ही इसने अपनी किस्मत का आखिरी इक़दाम किया, इसने दोबारा कहा और दोनों हाथ बिसात पर रख दिए। मुझे गिले लगाएं और मुझे अपनी तरफ खींची। मैंने सोचा कि मैं क्यों पीछे रहूं, मैंने ये भी किया। इसके गीले बालों को अपनी बाहों में ले लिया। मैं इसके बॉडी लोशन को सूंघ सकता हूं। चंद मिनटों के बाद इसने मुझे मजबूर कर दिया। रास्ते जुदा हुए और कहा कि मुझे कभी धोखा ना देना, तुम मेरे साथ जो भी करोगे कबूल है। मैं आपकी हर जायज और नाजायज बात को कबूल करूंगा, लेकिन कभी किसी को अपना हरीफ ना बनाएं। वो रुक कर एक एक लफ्ज पढ़ रही थी। अपने बीच से शतरंज उठाकर उसके चेहरे पर रख दी। लेकिन इसने मुझे और फिर इससे कहा, मरियम क्या तुम कभी ऐसा करोगी? अंदाजा भी ना करें। इसके बाद वो एक बार फिर इसने मुझे गिले लगाया। इसके बाद बहुत हो गया। हमने इससे काफी देर बात की और उसने बताया कि वो गांव की जिंदगी से तंग आ चुकी है, इसीलिए नौकरी के बहाने घर से यहां आया हूं। अगर वो मुझे हर रोज देखता है तो मैं इसे पसंद करता हूं। मैंने सोचा कि वो मुझे अपना दुखाना चाहता है। मेरा लिबास तब्दील कर दिया, लेकिन मैं फिर भी आपको याद करता हूं। नहीं हुआ और उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। लेकिन आज सारे काम शतरंज की बिसात पर होते हैं। गुफ्तगू इस दौरान इसने मुझे बारहा बताया कि वो बात सह सकती है, लेकिन रिकाब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसने मुझे बताया कि इसकी जिंदगी में आने वाला है। मैं पहला आदमी हूं जिससे इसने इस तरह प्यार किया है। काफी देर बात करने के बाद इसने कहा, चिल्लू सो जाओ अब। मैंने इससे कहा, कहने लगा कि आज यहां सोता है, तो इसने मुझे बताया नहीं दिखाया और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर दिया। मैंने अपने कमरे में आकर सोच रहा हूं कि मरियम को कैसे समझाया जाए। इसके साथ वो ये भी सोचने लगा कि अगर वो मेरी दूसरी गर्मियों के बारे में इल्म, अगर ऐसा हुआ तो ये मेरे लिए खतरनाक साबित होगा। वो कर सकती है क्योंकि वो मेरे खानदान की भी मदद कर सकती है। जानता था कि इसके अलावा मैं भी ये पसंद करूंगा। मुझे लगा कि मुझे इससे शादी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मुझे शादी की इतनी फिक्र नहीं थी, क्योंकि मरियम में ऐसा कोई ऐब नहीं था। इस बना पर शादी से इनकार अगर मुमकिन हो तो मुझे अपना दूसरा काम जारी रखने दें। मुझे इसे रखना मुश्किल था, इसलिए मैंने किया। मुस्तकबिल की बातों को नजरअंदाज करें बनाया और फौरी तौर पर मोहब्बत के साथ में सोचने लगा कि इस दौरान मैं कब सो गया। याद नहीं, रात के 2 बजे के करीब मुझे अपने कमरे में कुछ गिरता हुआ महसूस होता है। आवाज आई तो मेरी आंखें चमक उठीं। ये मुझे असली लग रही थी। मैं तुम्हारे कमरे में डर गया था, आया और मुसीबत की इस मरियम से टकरा गया। जमीन पर पड़े गुलदान की तरफ इशारा किया। 0 बल्ब की रोशनी में कर रहा था। मरियम का चेहरा दमक रहा था और वो आम हालात के मुकाबले में कितना, मैं बता सकता हूं कि वो ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। 18:03। मैं अपने बिस्तर से नहीं बता सकता। मैंने उठकर इसे अपने सीने से लगा लिया। कहने लगा, अगर ऐसा है तो डर क्यों रहे हो? वो होती तो मुझे आवाज देती। मैंने सोचा गुलदान गिरने के बाद आपका चेहरा खिल गया। इसने मुझे पकड़ा और मुझे और उन दोनों को बेड पर ले आया। मैं बेड पर बैठ गया और एक इसकी गोद में रख दिया। मेरा बाजू उसके गिर्द रखा और इसे अपने करीब किया और पूछा, किस चीज से डरते हो?
था। फिर इसने कहा मुझे नहीं मालूम, और मेरे साथ भी इसने आवाज दी।